सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अली चिश्ती साहब। आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ-साथ बिज़नेसमैन हैं। दोस्तों, मेरा नहीं ख़्याल कि इतने फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद आप में से किसी की भी इस प्रोग्राम के अंदर कोई दिलचस्पी होगी। इसलिए मुझे फिर से इनका इंट्रोडक्शन देने दें। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम ख़याल अली चिश्ती साहब। इनको मैंने जब भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल पे बोलते हुए सुना है, तो मुझे हमेशा यही महसूस हुआ है कि ये मेरे दिल की आवाज़ है। ये जब भी लिखते हैं, जब भी बोलते हैं, तो एक ऐसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो शायद हमें अमूमन पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें हिंदुस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान का एक चेहरा है, जो कि बहुत ही खौफनाक है, जिसे हम देखकर थोड़े सिहर जाते हैं और शायद उस मुल्क में जाने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का एक दूसरा चेहरा भी है। वो चेहरा जो इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। जब कभी भी कुछ पाकिस्तान में गलत होता है तो उस पर तनकीद करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कुछ अच्छा होता है, मसलन कोई चंद्रयान का हमारा मिशन कामयाब होता है, तो उसमें प्राइड लेते हैं कि देखें मेरा मुल्क है इंडिया और ये चांद पे पहुंच गया। तो इनके अंदर एक छुपा हुआ थोड़ा सा हिंदुस्तानी भी है, जैसे मेरे अंदर आप लोग कहते हैं कि एक थोड़ा सा छुपा हुआ पाकिस्तानी भी बसता है। ये हिंदुस्तान की कामयाबी पे खुश भी होते हैं और जब हम पे क्रिटिसिज्म करना होता है तो क्रिटिसिज्म भी करते हैं। हम इनको जब किसी डिबेट में देखते हैं, लाल टोपी जाहिद हामिद को ये इस तरह से डांट रहे होते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे बड़ा खतरा कुछ जाहिद हामिद जैसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हिस्ट्री लोगों को बताते हैं। एंड सो वी इग्नोर हिम। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है, We've been ignoring your nonsense for a long time, Zahid Hamid Sahab. We've been ignoring your nonsense for a long time, and it's about time somebody comes on television and says enough of it. कामरान, आपने एक आइडियोलॉजिकल डिबेट शुरू की कि पाकिस्तान यहां पर, और टीवी चैनल पे ये शख्स उनको कह देते हैं इट्स अबाउट टाइम समवन नीड्स टू गिव हिम अ शट अप कॉल, और ये वो शट अप कॉल भी जाहिद हामिद को दे देते हैं। उस वक्त देखकर मेरा दिल ये कहता है कि यार इंसान हो तो ऐसा हो, जिसके साथ बात करने में भी मजा आए। हिंदुस्तान में अगर मैं हमारे माइनॉरिटी के राइट्स के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर लड़ जाने का मेरा दिल करता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी ताकत है। अली भाई जैसे लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए वहां की माइनॉरिटीज के लिए लड़ जाते हैं, सेकुलरिज्म की हिमायत करते हैं। देखें अब आप एक मुल्क जहां पे इस्लाम के नाम पर ही सुबह से लेकर शाम होती हो, वहां पर ये सेकुलरिज्म का झंडा उठाकर भी चल रहे हैं। तो आए सबसे पहले हमारे मेहमान का खैर मकदम करते हैं। अली भाई, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, जय श्री राम टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस। और अरविंद, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने इतना बड़े अल्फाज बोले, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आप बहुत बड़े आदमी हैं, जो कि एक मिशन में है, और जो दोनों मुल्कों के लोगों और आइडियाज को जोड़ना और एक टॉलरेंट सोसाइटी की बुनियाद रखना, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपके सारे ऑडियंस को बहुत सलाम, नमस्ते और मेरा बहुत प्यार। जी, बहुत बहुत मेहरबानी। यू डोंट हैव टू बी सो मॉडेस्ट। बात आप पर हो रही है जनाब, तो आपसे ही शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें अली भाई? मैं जानना भाई चाहता शुरू। हूं कि ये जो हाँ, शख्स है अ- 1900, जी मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो शख्स है हिंदुस्तान से बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता है, आखिर इसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? थोड़ी बहुत जो मैंने तहकीक की उससे ये अंदाजा हुआ कि आपके आबा व अजदाद हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान गए 1947 में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आपसे गुजारिश ये है कि हमें 1947 से पहले के दौर में लेकर चलें।
मुमकिन है आप जब जवान हो रहे थे, आपने भी अपने वालिद साहब से, अपने दादा, अपने नाना, बहुत सारे लोगों से हिंदुस्तान में जो उनकी ज़िंदगी थी 47 से पहले, उस पर बहुत सारे सवाल पूछे होंगे। जैसे मैंने पूछे हैं अपने नाना से और अपने तमाम जितने भी बुजुर्ग रिश्तेदार रहे हैं उनसे, तो क्या कुछ आपको सुनने को मिला? उसके बाद धीरे-धीरे हम जो है गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं अली भाई। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैं एक हिंदुस्तानी 5000 साल से हूँ, मुसलमान 1200 साल से हैं, पाकिस्तानी कोई 75-80 साल से है। तो हिंदुस्तान और हमारा नाता जो है वो कोई 5000 साल पहले का है। बहुत लोग तनकीद करते हैं पाकिस्तान और शायद हिंदुस्तान में भी कि भाई आप मतलब हिंदुस्तानी कैसे हुए। तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी ऑफ इंडियन डिसेंट या ओरिजिन, क्योंकि मैं इंडिया को मतलब अगर आप इंडिया की बात करें तो सिंध इज बिग पार्ट ऑफ इट अपना, और जो मुंजोदारो या हड़प्पा की तहजीब जहां से हिंदुस्तान शुरू हुआ वो तो थी इसी साइड के बॉर्डर पे। सिखों से लेके हिंदू और बुद्धिस्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो तो इस तरफ, जो इस खित्ते में, जैसे आप पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ रह गई। तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल डिवाइड है, सही है या गलत इस पे हम बात करेंगे। हमारे दादा, तो वी आर फ्रॉम फतेहपुर सीकरी, हमारा ददयाल इज फ्रॉम फतेहपुर सीकरी, आगरे के करीब है। शेख सलीम चिश्ती का मजार है, वी डिसेंडेंट्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती। और उसके अलावा जो हमारा ननियाल है फ्रॉम मेरठ, तो वो पठान थे जो आ गए। और ये जैसे नसीरुद्दीन शाह और जनरल जमीरुद्दीन शाह आप क्या है, हमारे मामू लगते हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है। बाकी मेरे ख्याल से जितने भी मैंने बुजुर्गान अपने बात किए जिनसे कराची में आके हम लोगों ने माइग्रेशन की 1947 में, अरविंद भाई, सब लोग डिप्रेशन में इंतकाल हुआ हम लोगों का। क्योंकि अब देखिए उनके लिए फतेहपुर सीकरी, अब जैसे मेरे दादा थे उन्होंने मैट्रिक जो है आगरे से किया, लेकिन कभी भी जो था वो ताजमहल नहीं देखा, और 84 में जाके उन्होंने ताजमहल देखा। क्योंकि आप होता है सामने से गुजर रहे होते हैं, उन्हें क्या पता था कि पार्टीशन हो जाएगा और चले जाएंगे। मेरे दादा के जो वालिद साहब थे वो तो इतने डिप्रेस्ड हो गए थे। ही वाज अ टेनिस प्लेयर, फतेहपुर सीकरी में वाज अ वेरी स्ट्रांग फैमिली। और अब पाकिस्तान में आके उन्हें जाहिर बात है स्ट्रगल हुई शुरू में। ही डाइड ऑफ डिप्रेशन। मेरे दादा के वालिद साहब जफर अहमद चिश्ती, मेरे दादा से मेरी बात होती थी, वो बच्चों की तरह बिलखते थे कि यार ऑब्वियसली सारे जितने उनके अबावजात थे वो दफन तो फतेहपुर सीकरी में, तो मिट्टी को तो आप डिनाई, अपने जेनेटिक्स को डिनाई कर ही नहीं सकते, नॉस्टैल्जिया। हाँ, एक ये बात हुई कि शायद वो कहते थे कि हम अगर माइग्रेट नहीं करते तो मेरे वालिद पीएचडी नहीं करते, या वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती फतेहपुर सीकरी या छोटी सिटी में बैठ के, जो कि कराची में आके मिली। बट दैट वाज अर्ली पार्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन एक बहुत, मेरे ख्याल से जो उर्दू स्पीकिंग या गुजराती स्पीकिंग तबका है स्पेशली, और जिसने माइग्रेट किया, उसका उतना ही स्टेक है जितना कि यहाँ के से लोगों ने वहां पे जो माइग्रेट किया उसका स्टेक है। जी जी, तो अरविंद ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इट मेक्स मी क्राई। देखिए, और मैं कितने लोगों को जानता हूँ, जैसे अब मैं साउथ इंडियंस की मिसाल दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए लेकिन वो सिमिलेट नहीं हो पाए विद द सोसाइटी। बहुत सारे लोग वापस चले गए साउथ इंडिया से, जो केरला से आए थे, मैंगलोर से आए थे, बुजुर्ग होके चले गए और किसी तरह चले ही गए वो वापस। या बहुत सारे लोग पाकिस्तान आए और आप रीमाइग्रेशन देख रहे हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल, कुछ हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म भी है जो वहां से लोग आए। वी वर शुरू में इन पावर, बट 70s के बाद हमारी पावर जी, शुरू हो गई, जिस पे हम बात उसके ऊपर आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी से आपका ताल्लुक है, तो सलीम चिश्ती की दरगाह पे मैंने भी चादर चढ़ाई है अपनी बेगम के साथ।
ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे आज पता चला कि जी आप उनके वंशज हैं, जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं। बड़ी जी वहाँ से मेरी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं उस जगह से। एक फ़िल्म थी परदेस, अगर आपने देखी हो शाहरुख खान की। यस, यस, परदेस उसमें वाज जो शॉट इन एंड की जो सीक्वेंस है और वो जो गाना होता है, नहीं होना था लेकिन हो गया मुझे प्यार, वो वहीं का ही शूट किया हुआ। बहुत ही मैं जब वहाँ गया हूँ, बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, और जब मैंने वो जगह देखी सारी और फिर वहाँ पे लोगों से जो मैंने बातें की, बड़ा अच्छा पाया मैंने। बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं और जी, तो बड़ी खुशी अरविंद, हुई। हिस्ट्री हिस्ट्री ये है कि अकबर की जब औलाद नहीं हो रही थी जी, तो वो शेख सलीम चिश्ती के पास गया, उन्हें दुआ की, और जो उनकी औलाद बेटा हुआ तो उनका नाम सलीम रखा गया, शेख सलीम चिश्ती पे। लेकिन ये भी कितनी बेवकूफी है कि अकबर ने पूरा कैपिटल जो है वो फतेहपुर सीकरी एक जगह पे बना दिया। तो मैं गया फतेहपुर सीकरी, तो मैं तो डिप्रेशन में आ गया कि कितनी बड़ी एक मुगल एम्पायर ने एक वेस्ट ऑफ मनी की, और कितने लोग इसमें मरे होंगे, कितने लोगों को डिस्प्लेस किया होगा। तो मतलब हम हैं वहां के, लेकिन पॉइंट इज कि मतलब इस तरह का वेस्ट ऑफ मनी रिसोर्सेस यूनिवर्सिटी बना देते हैं, चलें कोई ऐसी जगह बना वो दौर ऐसा ही था, अब उसमें क्या के। कहें। कुछ जी आपने जो तारीख बताई है मैं उससे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ और कुछ उसी कैफ़ियत के साथ हमारा वहाँ जाना हुआ था। एनीवेज़, तो अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो कब आखिर आपके दादा ने, आपके नाना ने ये फ़ैसला किया कि हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्या वो रीज़न्स थे? थोड़ी निशानदेही करें प्लीज़। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये लोग थे फतेहपुर सीकरी में लैंडेड, और तहसीलदार उस जमाने में उससे बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता था। इनकी जमीनें थी। ये लोग कहते हैं कि जब ये नीचे उतरते थे दुकानों से रेंट लेने के लिए चीजों पे, तो कुछ उनके पास जो किराएदार थे जो शायद दूसरे मजहब के थे, उन्होंने किराया देने से मना कर दिया। और कुछ ऐसी फिजा बनी कि फिर इन लोगों ने सबने डिसाइड किया कि हम फतेहपुर छोड़ के जाएंगे। और सबसे पहले ये लोग बॉम्बे पहुंचे। वहां पे बोलियों ने, मेरे ख्याल से शिप्स थी उनकी, बोरी कम्युनिटीज की। तो वहां पे कोई 110 120 रुपए का टिकट लेके कराची आए। माय grandfather's grandfather was one of the person जिन्हें डीजी रेफ्यूजी बनाया गया, जो सेटलमेंट बोर्ड था पाकिस्तान में, कि जो भी लोग आएंगे उनकी किस तरह से उन्हें जगह देनी है, जो कि हुँ, हुँ। गवर्नमेंट ने रेफ्यूजी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके एक्सचेंज की थी। तो खैर वो इट्स हिस्ट्री। बट उसमें मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। उसमें से मेरी दादी के भाई भाग गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मेरे दादा के वालिद साहब जफर अहमद चिश्ती वाज अनविलिंग टू गो, कहने के हाउ कुड वी लीव ग्रेव्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जहाँ पे पैदा हुए हमारे घर में। क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बराबर में हमारे नेबर्स बहुत अच्छे थे। मेरा फॉन्डेस्ट मेमोरी माय दादी हैड वाज होली में, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी अंजलि नाम था उनका, तो उन्होंने भंग वाले पराठे खिला दिए थे उन्हें, तो वो खाती रही, और वो अब तक सुनाती रही चीजों पे। तो तो वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था, और फतेहपुर सीकरी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। इट ओनली स्टार्टेड आफ्टर डायरेक्ट एक्शन इन 45, जो मामलात खराब होने शुरू हुए, और वो भी जब पंजाब से सिख आना शुरू हुए यूपी में, somehow to safeguard the Hindu community, because उन्होंने what they faced, तो टेंशंस यूपी में भी क्रिएट होनी शुरू हो गई, जबकि इतने ऐसे फसादात नहीं हुए यूपी में। बट बहुत सारे लोग जो थे दे नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान, बट दे अनविलिंगली वेंट टू। भाई आपके अगर बाप जा रहा है, दादा जा रहा है, तो अब पेयर प्रेशर में बहुत सारे लोग गए। मेरे ख्याल से 30-40% लोग ऐसे होंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से गए, बहुत कम लोग गुजरात से गए होंगे ऐसे। बट पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग जो है वो पेयर प्रेशर की वजह से पाकिस्तान चले गए, कि उनके बुजुर्गों ने फैसला किया।
फैसला करना भी बहुत ही सख्त फैसला हुआ होगा, क्योंकि अपनी जमीनें, अपनी जायदादें छोड़ के और अपने कब्रें छोड़ के और अपनी हिस्ट्री छोड़ के जाना तो बहुत ही एक बड़ा फैसला था। अर्ली ऑन पहली जनरेशन ने तो शायद सेकंड जनरेशन तक उन्हें उन्हें अच्छा भी लगा होगा। पाकिस्तान अप्रैल 60s, आपको पता है कि अमेरिकन एड भी आ रही थी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी थी, लेकिन बिगनिंग फ्रॉम 70 लेट 60s आई थिंक देयर वाज अ रियलाइजेशन कि गलत फैसला। ठीक है, 60s से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, चलें ये तो एक तारीख है पाकिस्तान की जिससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपकी क्या उम्र रही होगी जब आपको ये जो दो कौमी नजरिया है कुछ हद तक आपको आंखों में खटकने लगा और आपको लगा कि यार ये तो सही नहीं है, हम दो कौमें किस एतबार से हैं, खाना पीना, बूदो बाश, जबान, हर चीज तो हमारी मुश्तरका है, फिर हम दो अलग अलग कौमें कैसे हैं? क्या उम्र थी आपकी जब आप इस कश्मकश में अपने आप को समझाने के लिए या नई इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कि यार मैं इसको थोड़ा सा ना जाके देखता हूं कि कहां पर, आजकल तो इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे होती है, उस जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो वो आपकी जो जर्नी थी सच को तलाश करना उस वक्त, वो कैसे शुरू हुआ और एट व्हाट एज डिड यू फाइंड आउट? I've been very fortunate to have a household which जो लिबरल खानदान था। दादा दादी चाचा चाचा सब लोग, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमें तो शुरू से बताया गया कि जो है वो गजनवी एक डकैत और डाकू था जो हिंदुस्तान आता था। हमारे यहाँ तो उल्टा था। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम यूपी एंड बिहार अंडरस्टूड एंड दैट दीज पीपल वर इन्वेडर्स। हमें तो अल्टरनेट हिस्ट्री बताई गई थी और हमें पता था कि क्या चीजें थी। दो कौमी नजरिया वाला पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इन अर्ली टेक्स्ट बुक्स आपको बताया जाता है सर सैयद अहमद खान, जिसपे हम बात करेंगे, कि दो कौमी नजरिया आया और हिंदू अलहदा आइडेंटिटी और मुसलमान अलहदा आइडेंटिटी थी। मेरी नजर में रियलाइजेशन तो मैं 9-10 साल की उम्र में मैंने पढ़ना जब शुरू किया तो मुझे समझ में आ गया था। आधा दिमाग तो बना हुआ था, आधा देख के ही समझ में आ जाता है। इन कराची, जरा सा मैं सोशल कल्चरल एस्पेक्ट बताऊं कि वी कुड रिलेट मोर टू बॉलीवुड मूवी, हिंदी मूवीज देन अ पंजाबी मूवी, राइट? तो वो मतलब जाहिर बात है हमारा कल्चर वो था जो कि बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है, या जो राज कपूर अपने घर में कर रहे हैं या दिलीप कुमार कर रहे हैं, ना कि अनफॉर्चुनेटली मौला जट। नथिंग अगेंस्ट मौला जट, बट ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज और कोई यूपी में से बात करता है, क्योंकि प्रेडोमिनेटली हिंदी मूवीज, उर्दू और हिंदी जो बॉम्बे से होती है, तो वी कुड रिलेट टू मूवीज चीजें, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे वो मेरी फेवरेट बावर्ची राजेश खन्ना की हो। उनके जो घर का माहौल दिखाया गया वो हर घर कराची में, हर घर बॉम्बे में, हर घर में की कहानी है। तो यू कैन रिलेट टू दैट। तो कल्चरल खाना पीने से लेके सारी चीजें तो हमारी हैं, कंपैटिबिलिटी तो है। तो दो कौमी नजरिया तो उसी वक्त हमारी नजर में खत्म हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली फॉर अ नॉर्मल पाकिस्तानी, देखिए जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, ईस्ट पाकिस्तान, अच्छा एक स्टोरी मैं और सुनाता जाऊं कि आई स्टिल रिमेम्बर व्हिच हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ। आई वाज इन क्लास 9 और हमारे पाकिस्तान हिस्ट्री का टीचर खड़ा हुआ था और उसने गजनवी का चैप्टर था। गजनवी को आपको पता है कि पाकिस्तान का अपने को कौमी हीरोज तो है नहीं, तो सारे मिसाइल के नाम गौरी और गजनवी। गजनवी में बात हो रही थी कि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, और ही वाज वेरी मतलब इमोशनल व्हाइल टेलिंग कि भाई हम ये करके, एंड आई स्टूड अप एंड आई वाज द ओनली पर्सन इन द क्लास अमंग 40 हु सेड कि भाई ये तो गजनवी तो एक डाकू था जो आता था, तोड़ता था और सामान लूटता था। सोमनाथ में इसलिए किया कि उसने सोमनाथ, हिंदू मंदिर आर द रिचेस्ट, जहां पे लोग चढ़ावा देते हैं, और उन्होंने मेरी अंडरस्टैंडिंग मूर्तियां भी गोल्ड की थी और लोगों का, और वो लूट के चले जाते थे।
So it was nothing to do with Islam. It has everything to do with the economics of that area. हाँ, इस्लाम का नाम यूज किया होगा लोगों को रिक्रूट करने के लिए कि हम वो जा रहे हैं, तो वो उन्होंने वो आके मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा क्लास 9th में, और वो थप्पड़ की गूंज मुझे अब तक याद है। और कभी कभार मैं रात में सोचता हूँ कि कि वो थप्पड़ मुझे क्यों मारा, लेकिन आई थिंक वो मेरी रूह को लगा। और तो मैंने कहा कि हम वायलेंट लोग तो है नहीं, जितना देखिए आप पढ़े लिखे होंगे, जितना आप शऊर हासिल करेंगे, आप खून खराबे से डरेंगे, नॉन वायलेंस की पॉलिसी होगी, हसास हो जाता है इंसान। पहली बात है, इंसान और जानवर में जो फर्क है वो एम्पैथी का है, एहसास का है। अगर आप में एहसास खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से आप इंसान नहीं है। तो वो जो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा वो मेरी रूह पे लगा, और मैंने उस वक्त फैसला कर लिया कि जो मेरे क्लास में 39 लोग खड़े नहीं हुए, मैं इन्हें हिस्ट्री बताऊंगा ये। और मैंने इन 6 मंथ्स अपनी 39 में से 35 लड़कों को तैयार कर दिया था ऑल्टरनेट हिस्ट्री में। और जब हमारा एग्जाम हुआ तो गजनवी के चैप्टर में 35 लोगों ने लिखा कि गजनवी वाज उसकी सही हिस्ट्री लिखी, जिसपे स्कूल में बड़ा हंगामा हो गया। तो ये कुछ शरारतें हमने शुरू से करनी शुरू कर दी। जबरदस्त। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब पाकिस्तान बन चुका है, आपकी फैमिली पाकिस्तान आ चुकी है, तो इनिशियल डेज जो थे कराची के, क्योंकि अभी तक लोग हिजरत कर रहे थे, पाकिस्तान से भी इंडिया जा रहे थे, इंडिया से भी आ रहे थे, तो वॉल्टन रेफ्यूजी कैंप के अंदर भी, लाहौर के अंदर लाखों की तादाद में लोग थे। धीरे धीरे फिर जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी वो एलोकेट होनी शुरू हुई लोगों को, और लोगों ने अपने नए घर, जमीनें, जो भी कारोबार उनको मिले वो वहां पे चले गए। अच्छा, तो आपकी फैमिली के लिए कितना मुश्किल था वो जो इनिशियल पीरियड होता है एक नए मुल्क में जाके एक बिखरी हुई जिंदगी को फिर से समेटना, थोड़ी सी उसके बारे में बातें बताएं। और बहुत उम्दा सवाल। बेसिकली सबसे पहले ये लोग जो भी पाकिस्तान आया, आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान लोग कौन आए। सबसे पहले वो लोग जो सरकारी मुलाजिम थे, रेलवेज में थे, लैंड्स में थे, वो ट्रेन पकड़ के करके आ गए। यहाँ पे कराची में एक जगह है मार्टन क्वार्टर्स, जो कि गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं। प्राइमरीली जितने भी लोग आए थे कराची में, तो वो वहीं ठहरे, और एक घर में छोटा सा क्वार्टर मिला था, लेकिन जो भी हिंदुस्तान से आता था, इंडिया से आता था हिंदुस्तान, तो वो वहीं पे होता। तो हमारे घर में तकरीबन, हमारे दादा के घर में कहते हैं 70-80 लोग रह रहे थे। और फिर जो भी जिसे नौकरी मिलती थी वो अलहदा, फिर हाउसिंग का भी एक प्रॉब्लम था, खैमा लगा लेते थे। और फिर इनिशियल उसमें, जैसे कि मेरे दादा के दादा जो थे, जो रेफ्यूजी प्रॉपर्टी इवैक्यूई बोर्ड में थे, और 3 साल तक उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, ना उन्होंने ली, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांटेड टू क्रिएट अ कंट्री, दे वर हाईली पेट्रियोटिक चीजें। क्या वो हिंदुस्तान से नफरत करते थे? नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान बनने के बाद ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके जो नॉन माइग्रेंट्स थे, दे हेटेड इंडिया, बट जो लोग वहां से आए थे, चाहे वो ईस्ट पंजाब से आए हो, चाहे वो हिंदुस्तान के दूसरे, दे नेवर हेटेड इंडिया डिस्पाइट व्हाट हैपेंड, बिकॉज वो जानते थे रियलिटी के भाई ऐसा नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे। बट ऑब्वियसली एक एनिमोसिटी थी कि जो हुआ वो गलत हुआ, और जो हो रहा है वो गलत हुआ। बट कायद आजम डाइड इन 48, और सबने उनका देख लिया। और जिस तरह से उनका इंतकाल हुआ कि आपका हेड ऑफ द स्टेट केमाड़ी के करीब, सॉरी वो हॉक्सपे के करीब उनकी गाड़ी खराब हुई, और हेड ऑफ द स्टेट 4 घंटे, जिन्हें कैंसर ही था मेरे ख्याल से, 4 घंटे वो गाड़ी में, गर्मी में, उस जमाने में कंडीशनिंग नहीं हुई थी, और उस वजह से ही उनकी डेथ हुई। पेट्रोल नहीं था गाड़ी में। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल रियलाइज, I could tell you when they heard about the Qaeda-Azam's or Jinnah's, because to them Jinnah was
नेक्स्ट टू आफ्टर प्रॉफिट, एक पता नहीं कोई ऐसी चीज ऐसा ही थे। है। तो वो इमोशनल इतने हुए कि लॉट ऑफ, कहते हैं कि उस दिन जिस दिन जिन्ना की डेथ हुई कराची में 12 से 13 लोग तो हार्ट फेलियर से इंतकाल कर गए थे। तो बहुत, बिकॉज मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की कि उस दिन क्या हुआ, जिस दिन डेथ हुई तो लोगों का आना शुरू हुआ, बिकॉज लोग वर इन शॉक, 2-3 दिन तक तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। और इट वाज सच अ बिग शॉक टू द कंट्री कि दिस कुड हैव हैपेंड। बट कमिंग बैक टू माय फैमिली, इकोनॉमिक्स, कुछ पैसे लाए थे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कराची में बहुत सारे लोगों ने कब्जे करने शुरू किए और ताले तोड़ने शुरू किए जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि हिंदू कम्युनिटी इन सिंध में, हिंदू कम्युनिटी बहुत ही एफ्लुएंट, एजुकेटेड, कारोबारी कम्युनिटी थी, जो कि आप इंडिया में देखते हैं बेचारे जो बाद में जो उन्होंने सफर किया, वो बहुत पैसे वाले लोग थे। अब उन्होंने सिंगापुर जी, चले गए, हांगकांग चले गए। पंजाब में भी जी, कुछ ऐसे ही हालात थे। ऐसी माफ करें, मैं ऐसी आपको लाहौर में आनंद भाई, हमारे जो जितनी भी लाहौर में डेवलपमेंट हुई थी, क्योंकि मैं लाहौर में भी रहा हूँ, तो सब जो पंजाबी हिंदुओं ने की, दे वर एजुकेटेड, दे हैड द मनी, और दे वर बिग चैरिटी गिवर्स। और जो उन्होंने सर गंगा राम, तो मतलब क्या आदमी थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में उनके नाम पे मॉन्यूमेंट लाहौर में आधी सड़कें सर गंगा नाम के नाम से होनी चाहिए। एनिमल हॉस्पिटल से लेके उस आदमी ने क्या काम किया। कराची में भी ऐसे ही थे मामला। तो ऑब्वियसली मैं मोर स्पेसिफिक कराची की बात करूंगा। हिंदू कम्युनिटी, तो अच्छा, कराची में यू डिडंट सी वायलेंस, अगर कोई हिंदू भी थे या कोई भी बिकॉज ऑफ थे, तो कोई ऐसा वायलेंस नहीं। हैदराबाद में आई हर्ड एक दो इंसिडेंट हुए थे, बट कराची में कोई ऐसी एनिमोसिटी नहीं रही। तो कराची में जैसे कि जहाँ पे हिंदू फैमिलीज ने ताले लगा के या गए थे, तो उन ताले तोड़ के लोगों ने जगहें ली ओल्ड कराची में, जिसमें आपका सदर का एरिया है या डिफरेंट एरियाज हैं जो डेवलप थे। तो वो इन्होंने वो किए। कराची में गांधी गार्डन होता था जहाँ गांधी जी आए थे 31-32 में। हम उसे अभी कराची वाले पुराने गांधी गार्डन में उसे बाद में जू बना दिया, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था। तो अभी भी उसे पुराने कराची वाले गांधी गार्डन ही कहते हैं। गांधी साहब का मुजस्मा था जो उन्होंने तोड़ दिया। तो वो 31-32 में जब गांधी जी आए थे तो उस एरिया में हुआ था। तो चिड़ियाघर उसका नाम रखा गया, ऑब्वियसली जू, बट पुराने कराची वाले अभी भी चिड़ियाघर ही कहते हैं। जी, मैंने जब कराची देखा, और खास तौर से जो सदर का इलाका है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वक्त यहाँ थम सा गया है। आज भी तांगे के ऊपर स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे उस पे जाते हैं, चारों तरफ तार ही तार हैं, और ऐसा लगता है वो देखें जैसी हमारी पुरानी दिल्ली है, कुछ वैसा ही जो है महसूस होता है। आपने इवैक्यूई प्रॉपर्टी की बात की, तो मुझे एक प्रोग्राम याद आया है, तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने देखा होगा शायद। जुगनू मोहसिन साहिबा ने इंटरव्यू किया सैयद बाबर अली साहब का, जो कि पाकिस्तान के अंदर नेस्ले को लेकर आए और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के फाउंडर भी हैं। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में एक बहुत बड़े-बड़े इंकशाफात किए, जिसमें से उन्होंने एक ये बात कही कि पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान को घुन लग गया। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि आप उन तमाम लोगों की हमें एक लिस्ट दें जो आपके यहाँ से प्रॉपर्टी छोड़कर आए हैं, हम भी एक लिस्ट तैयार करते हैं, फिर उसको हम एक्सचेंज कर लेंगे और उसी के मुताबिक हम जो है प्रॉपर्टी एलोकेट कर देंगे यहाँ पर। वो कहते हैं कि जी कि हिंदुस्तानी तैयार थे, मगर हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट नहीं किया। तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जाली क्लेम्स जो उस वक्त लोगों ने दाखिल किए, तो शुरू दिन से ही जिस मुल्क में ये काम हो रहा हो, तो फिर थोक के हिसाब से लोगों ने अपनी ज़ातें तब्दील की, तो फिर शुरू दिन से ही घुन लग गया।
तो कुछ ऐसी ही बात शायद आप भी कर रहे थे कराची के हवाले से। जी 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 जी, बिल्कुल नहीं। और पैसा तो हर जगह चला, चाहे वो दिल्ली में चला। मेरे एक दो सिंधी दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि यार हमने भी उस जमाने 500 रुपए रिश्वत दे के इंडिया में इतने जमीनें ली। तो पैसा तो हर जगह चला, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चला, कराची, लाहौर और पंजाब में क्लेम्स में। और लोगों ने फेक, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्या, वो तो अपना घर छोड़ के आए थे, डॉक्यूमेंटेशन क्या लाते। तो बेचारे मेरे ख्याल से जो सही लोग थे उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं ली, जो डिजर्विंग लोग थे, और जो डिजर्व नहीं करते थे और थोड़े से चालाक थे, स्ट्रीट स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत पैसा बनाया पार्टीशन से। और ये एक बिल्कुल हकीकत है। और ये बात बिल्कुल, इस बात का मैं भी गवाह हूं। मैंने जो अपनी किताब है उसमें एक चीज इंटरेस्टिंगली ये लिखी कि अपना, अगर आप हिस्ट्री ऑफ सिंध भी देखें तो सिंधी हिंदू वाज इन पावर जमीनों में, और लैंडेड भी था। और ये जैसी पार्टीशन हुआ, जैसे कि उनकी जमीनों पे कब्जा हुआ लोकल सिंधी वडेरों का किसी का भी आप सोच नहीं सकते। जो बेचारी जहां पे जिसका हाथ लगा था वो आके कब्जा किया गया। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनों में ताला लगा के गया था इन एंटिसिपेशन के यार हम 4-5 साल बाद आ जाएंगे। जी और वो 4-5 साल नहीं, 50 साल हो गए और 70 साल हो गए, उनकी जमीनें कहाँ गई, उनका घर कहाँ गया। बट एथिकली, एथिक्स क्या होती है, लेकिन फिर बहुत ही जो हुआ बुरा हुआ, और कितनी तकलीफदेह बात होगी जो आपने घर बनाया उसे छोड़ के जाना पड़ा, जस्ट बिकॉज एक आदमी की ईगो जो थी, उसकी वजह से हमने खमियाजा भुगतना पड़ा। तो कितने लोग इसमें गए। जब आप ये कहते हैं एक आदमी की ईगो, तो थोड़ी सी इसकी वजाहत करें, खुलकर बात करेंगे। मैं खुल के हाँ, तनकीद कल करूंगा मैं जहां करनी होगी। यासिर लतीफ हमदानी के साथ था मैं, तो हम्म, वो बहुत जिना से प्यार करते हैं। अच्छा, मैं भी आई एम हिस्टोरिकली आई वाज इन लव विद जिना, और मैं हमेशा आखिर तक समझता था कि यार कैबिनेट मिशन प्लान में तक जिना साहब ने जो जिस तरह से बातें की, और ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग। ये किताब है जिसका नाम है, जो कल पब्लिश हुई, सिकंदर मिर्जा द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स मेमोर्स फ्रॉम एग्जाइल। ये हमारे दोस्त हैं खावर मेहंदी, इन्होंने करी। एक आपको मैं बहुत ही चीज बताऊं इसमें, ही वाज अ ब्यूरोक्रेट सिकंदर मिर्जा, और जिना साहब ने इस बुक में लिखा हुआ है, जिना साहब ने, मैं आपको रेफरेंस के तौर पे भेजूंगा। कल मुझे बताया गया कि सिकंदर मिर्जा ने से एक मीटिंग में जिना साहब ने कहा कि यार कुछ वायलेंस और कुछ अपराइजिंग क्रिएट करो। ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, एंड जिना सेड टू promote violence, and that was 5 to 8 years before partition. जिन्ना साहब का रोल अगर देखा जाए तो एक हिस्टोरिकली, अब लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में हमेशा कहते हैं इट हैज सो मेनी शेड्स कि यू पील आउट स्किन्स और लेयर्स। अगर कोई कहे कि मैं हिस्ट्री में एक्सपर्ट हूं, आई डोंट थिंक यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एवरी डे। इतने डायनेमिक्स हैं, इतनी चीजें हैं। तो वो जिना, देखिए, आई वुड स्टार्ट दिस विद, अगर एक बहुत ही इजी समझाने का तरीका, 1857 में हमने जंग आजादी की जंग लड़ी, जिसमें हिंदुओं ने लीड किया और मुसलमान आए। और हिंदू इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह को हम मानते हैं। ये ऐसा ही है। शहनशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर के परचम के तले सब ने पहली जंग आजादी की लड़ाई लड़ी। सही है। अच्छा, और बहुत सारे पाकिस्तानियों को मैं बताता चलूं कि हिंदूज वर ऑलवेज अगेंस्ट ब्रिटिश, और आगे गए मुसलमान और सिख हिस्टोरिकली, स्पेशली इस खत्ते के जो है, वो ऑलवेज सपोर्टेड ब्रिटिश। और अच्छा, तो हुआ ये किया कि आप देखिए ना, 1857 में आपने जंग आजादी लड़ी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसका क्या हुआ कि फिर कांग्रेस बनी 1880s में, और फिर 1890s में एक साहब आते हैं और कांग्रेस ने स्टार्ट किया कि जी हम वी वांट फ्रीडम फ्रॉम इंडिया।
फ्रीडम फॉर इंडिया, और जैसी कांग्रेस बनी, अंग्रेजों ने टू नेशन थ्योरी के नाम पे सैयद अहमद खान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। सर सैयद अहमद खान कौन थे? वो एक साहब थे जो कि एक फॉर्मर जज रहे थे, ब्रिटिश पेंशन लेते थे, और उसके बाद जो है वो उनका क्लेम ऑफ फेम ये था कि उन्होंने कितने लोगों की शिकायतें करके उन्हें जंग आजादी के बाद फांसियां लगवाई थी। तो वो तो उनका लॉयल आदमी था। तो आफ्टर कांग्रेस टू नेशन थ्योरी के Muslim League was formed in after 10-15 years, 10-12 years, सर सैयद के टू नेशन थ्योरी के बाद। फिर आपको 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेजों ने दे दिए कि मुसलमानों को, राइट। तो आप ये टेक्नोलॉजी देखें, उसके बाद जो है वो जिना 1919 में कांग्रेस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि गांधी जो थे वो खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे, एंड जिना नेवर लाइक जो सो कॉल्ड मुसलमान और वो चीजें हैं, ही सेड इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। और ही वाज ऑब्वियसली उस वक्त खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। अगर आपको याद हो कि जिन्ना सपोर्टेड गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट विद मोहम्मद अली ब्रदर्स। उसके बाद जिन्ना चले जाते हैं और 1937 में वापस आते हैं, और मुस्लिम लीग इलेक्शन हार जाती है, राइट। ऐसा ही मुस्लिम लीग इलेक्शन हार जाती है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आप पाकिस्तान जोरों शोर से शुरू कर देते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, और तो पाकिस्तान उस वक्त भी इंडिया में एक इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्शंस में एक स्लोगन रहा, और वो मुसलमानों ने शुरू किया 1937 में इलेक्शन हार के। 40-41 में कांग्रेस कहती है जी कि उनके मिनिस्टर्स अरेस्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि जी हम जर्मनी पे जब वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा नहीं बनेगा इंडिया। लेकिन कांग्रेस की बात, मुस्लिम लीग साइड नो 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 नो, हम तो सपोर्ट करते हैं इस बात को, क्योंकि हम सारी चीजें तो ब्रिटिश की जाहिर बात है, उनके वफादार थे, तो कांग्रेस वालों को आप जेल में डाल देते हैं। तो सर्विंग कांग्रेस गवर्नमेंट जेल में आ जाती है। 45 के इलेक्शन में जाहिर बात है गोरों ने जो मुस्लिम पाकिस्तान का आपने इतना विचार किया और चीजें, और पाकिस्तान जो है वो के नाम पे मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत गई, और 47 में आपने पाकिस्तान बना दिया। जी ऐसा ही है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में मुस्लिम लीग को एक तरह से फ्री रन मिल गया, जो उनकी अलायदगी पसंद तहरीक थी, मजहबी तहरीक थी, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर जो लीडरान थे वो जेल में बंद थे। और फिर ये आपने बिल्कुल सही बताया कि 1906 के करीब में मुस्लिम लीग बनी है। 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात शुरू हो गई। 1945 आते आते और हमने देखा कि जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए तो मुस्लिम लीग ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे जो सारे वो स्वीप कर दिए ऑलमोस्ट। अच्छा, और 1908 के बाद आप देखें ना आमिर, सिखों ने 1908 के बाद ही जब इन्हें मुस्लिम इलेक्टोरेट हुए तो हिंदुत्व 1925 में हिंदू एक तरह से ये कह लें कि आरएसएस बनी। हिंदू महासभा थी लेकिन आरएसएस 1925 में बनी। जाहिर बात है ना, उन्होंने कहा कि भाई मतलब और उससे पहले जो है वो सिखों को भी इसी तरह सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे। तो हिंदुओं ने कहा भाई हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क में, जब आप सब सारी चीजें, तो इट वाज अ नेचुरल रिएक्शन टू व्हाट हैज हैपेंड। हिंदुत्व मूवमेंट, सिखों की मूवमेंट, और ये जो हमारे मुसलमानों, जब ऑल अलाइज ऑफ द ब्रिटिश, सही है। और ऐसा ही है जी, आरएसएस ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट की मुखालफत की थी, ये भी एक सच है। तो जी ये डिवाइड एंड रूल जिसे हम बात करते हैं, डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, तो यही तो था डिवाइड। बट जो ट्रोजन हॉर्स था वो टू नेशन थ्योरी बाय सर सैयद अहमद खान थी। ये कैरेक्टर जो हिस्ट्री में जिसे पाकिस्तान में बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, he was a gaddar of all of Hindustan, and because of him, his so-called theory, millions suffered. Now billions have suffered because of him. जी ऐसा ही है। जब उनसे मेरे ख्याल से कांग्रेस के लीडर थे तैयब अली साहब, वो मिलने गए, उन्होंने कहा कि आप जो हैं
कांग्रेस के फोल्ड में क्यों नहीं आ जाते? सर सैयद से कहा, हम मिल के जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं यहाँ पे, तो और उनके बीच और हमारे बीच में कितनी सारी चीज़ें कॉमनैलिटीज़ हैं, जिन पर हम जो हैं एक बहुत बड़ा फ्रंट एक बहुत बड़ा यूनाइटेड फ्रंट खड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने सर सैयद ने फिर जवाब दिया कि कॉमनैलिटी तो ह्यूमन्स और पिग्स के दरमियान भी एग्ज़िस्ट करती है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उनके साथ में जो है शामिल हो जाएँगे। ये तो देखें, ये तारीख का एक कड़वा सच है जी, बिल्कुल इसमें कोई अच्छा, शक नहीं है। बहरहाल अभी मोदी साहब अभी खड़े हुए थे एक बाइडेन के साथ। तो एक वो आप लोग इंडिया से बड़ा लोगों ने कहा कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनके बारे में सवाल पूछा, लेकिन वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं थी, वो सैयद अहमद खान की परपोती थी, जिन्होंने जो अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने मोदी साहब से सवाल पूछा, तो सर सैयद खान की फैमिली तो सब अमेरिका चली गई। जी, जी, व्हाट एन आयरनी। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपको जब भी मैंने पढ़ा है, बोलते हुए सुना है, तो आप ये जो मज़हबी कौम-परस्ती है, ठीक है जी, रिलिजियस नेशनलिज़्म, आप इसकी बड़ी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहकर ऐसी बात करना तो दो कौमी नज़रिए को और पाकिस्तान की एक्जिस्टेंस को ही डिनाई करने जैसी बात हो जाती है। कैसे आप क्रिटिसिज़्म को टैकल करते हैं? बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं मजहब के जो व्यापारी हैं सबसे बड़ी बीमारी हैं, जिनके सिवा सब काफिर हैं, वही सबसे बड़े कुछ ऐसी मैं फॉरगॉट सबसे जिनके बिना सब काफिर हैं, जो हरफे आखिर हैं। मैं उनसे बागी हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि जो मजहब के व्यापारी हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो मेरा ख्याल है पूरा, अगर आप देखें, नेशनलिज्म और मजहब, ये दो अनफॉर्चुनेट ऐसे एरियाज हैं जो कि आप प्रोवोक करते हैं एक आम मासेस को बेवकूफ बनाने के लिए। जबकि आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप तालीम नहीं दे रहे, सारी चीजें, अगर आपको कितना अच्छा होता अगर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलके कहती कि जी हम, और कांग्रेस ने उन्हें 4 बार ऑफर की थी मुस्लिम लीग को कि आए मिलके हमारे साथ क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने, आए हमारे साथ मिलके अंग्रेजों को बाहर निकालें, अब ये वक्त है कांग्रेस कमजोर। तो अगर वो मिल जाती तो पार्टीशन 20 साल पहले हो जाता, 30 साल पहले, और कितना हम लोगों का फायदा होता, कितने लोगों की जानें बचती। लेकिन ऑब्वियसली मजहब जो है, वो मेरा एक पर्सनल ईमान है कि इट्स अ प्राइवेट अफेयर, जो आप अपने घर तक रखिए। और ये आपका भगवान और आपके दरमियान, या अल्लाह आपके दरमियान, या गुरु नानक और आपके दरमियान एक स्पिरिचुअल ताल्लुक है। लेकिन जो मौलवी पंडित या कोई भी जो बीच में आ गया है, जो उसके ओ माय गॉड जो मूवी थी जिसमें कहते हैं उनके मार्केटिंग एजेंट आ गए, तो उन्होंने इस चीज को इतना टॉक्सिक बना दिया है। और आप अगर हिस्ट्री ऑफ मजहब देखिए कि देखिए, मजहब बहुत जरूरी चीज था जब आपके पास कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, रिटन लॉज नहीं थे, या नेशनल डेमोग्राफीज नहीं थी। तो उस वक्त मजहब आपको कहता था, जब पुलिस नहीं थी, कि यार अब बुरा काम करोगे तो आप दोजख में जाओगे, अगर अच्छा काम करोगे तो एक सेल्फ कंट्रोल देता था चीजों पे। जब से आपके नेशनल मॉडर्न मुल्क बने, तो मजहब की अहमियत पर्सनल स्पेस से ज्यादा नहीं रही है। ये बात हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुओं को और पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। आज एक पाकिस्तानी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है फर्स्ट मुस्लिम देन अ पाकिस्तानी, ये बड़ा डिफरेंस है। आज इंडियन अपने आप को डिफाइन करता है इंडियन फर्स्ट, हिंदू मुस्लिम और सिख आफ्टरवर्ड्स। ये दोनों मुल्कों में एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से अरविंद, आप अग्री करेंगे इस बात पे, इस पॉइंट पे। तो ये दोनों मुल्कों में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो वो कहते हैं हम लोग कॉमन है, शायद हम इतने कॉमन भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो 75 ईयर से इंडोक्ट्रिनेशन हुई, तो मुझे लगता है जेनेटिक म्यूटिलेशन हो गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि यू कैन फाइट अ फनेटिकल गवर्नमेंट, हम लड़ते हैं फनेटिकल गवर्नमेंट से, उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से खिलाफ करते हैं, बट यू कैन नॉट फाइट अ फनेटिकल सोसाइटी।
तो जब ये जो लोग अब सलमान तसीर हमारे दोस्त उन्हें कत्ल कर दिया और उसके जनाजे में मौलवी ने नमाज नहीं पढ़ाई और जो कि जिसने से कत्ल किया था उसके जनाजे में 25-30 लाख लोग थे, राइट? तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। उसके उसका मजार बना दिया, जिस सिटिंग गवर्नर को मार के जो उसका कातिल था उसे उसे वो कर दिया। और आगे ये चीज तो वैसे इंडिया में भी गांधी को जिसने कत्ल किया उसे भी आपने हीरो बना दिया, नहीं? हाँ, बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो नाथूराम गॉडसे नाम का शख्स जो है वो हीरो है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये जो हमारी गुफ्तगू है इसका टेम्पो नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक नेचुरल फ्लो के अंदर ये गुफ्तगू यूँ ही आगे बढ़े। तो जी, आपने आउटराइटली ये कहा कि रिलिजियस नेशनलिज़्म जो है वो एक तो रिलिजन ऊपर से नेशनलिज़्म दोनों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। इस पर मुझे एक शेर याद आता है यागना चंगेज़ी का कि सब तेरे सिवा काफ़िर आखिर इसका मतलब क्या? सब तेरे बिल्कुल। सिवा काफ़िर आखिर इसका मतलब क्या? सर फिरा हाँ, दे हाँ। इंसान का ऐसा खप्ते मज़हब क्या? मतलब क्या तो है? वाह, वाह! हाँ जी, तो बात कुछ यही है जनाब कि देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि मज़हब के नाम पे आप नेशनलिज़्म को अगर डिफ़ाइन करेंगे, तो फिर आगे चल के आपको बहुत सारी ऐसी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुमकिन है आपको नस्लें लग जाएँ अपने बच्चों को ये बात समझाने में और फिर आप हर कदम पे आपको अपनी हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट करना होगा, अपने नए-नए हीरोज़ को जिनका उस सरज़मीं से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें भी इजाद करना होगा। बच्चों के अंदर ठूस-ठूस के मुतालिया पाकिस्तान के नाम पे झूठ भी पढ़ाना होगा। इन सब का फिर जो ले-दे के एक फाइनल प्रोडक्ट जो हमें दिखाई देता है, वो फिर जो आज पाकिस्तान है, उसकी शक्ल में दिखाई देता है। लेकिन आज के पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम का हमारा थोड़ा वक़्त कम है। आप कैसे देखते हैं, हमारे यहाँ पर जब हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, लोग कहते हैं कि इंडिया को भी एक जो है हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर अपना मुल्क बनाया, हमें भी हक है, हम भी हिंदू राष्ट्र बनाएँगे और ये वो। उन लोगों से एज़ अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तजुर्बा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को आप कर चुके हैं। जी। वो कहते हैं कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। और तो हमेशा अपनी गलतियों से इंसान सीखे, गलती रिपीट ना करें, नई गलतियां करें। मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया कभी हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। अगर आप मोहम्मद बिन कासिम भी जब आए थे और राजा दाहिर भी थे, तो राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट लोकल बुद्धिस्ट से मिली। अगर इस खित्ते में बुद्धिस्ट वर्सेस हिंदुइज्म ज्यादा एक बहुत खतरा था और हिस्टोरिकली रहा, अगर कोई जानता है इस खित्ते की हिस्ट्री फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू एवरीवेयर। बट पॉइंट इज कि आपके सवाल पे कमिंग बैक एंड गिविंग यू एन आंसर ऑन दिस, कि भाई जियाउल हक ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया और भुट्टो ने भी कोई काम मतलब हल्का नहीं किया। मतलब अगर आपकी इंसर्जेंसी शुरू हुई कहीं भी तो भुट्टो साहब ने ही स्टार्ट की थी। तो दीज टू इविल मैन डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इन द नेम ऑफ इस्लाम। और उससे पहले जाहिर बात है कि जो फाउंडिंग फादर भी थे उन्होंने इस्लाम को थ्रक्स किया, और जो एंड प्रोडक्ट बना वो ये बना कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है मुसलमान पहले और पाकिस्तानी बाद में। अच्छा, अब एक हिंदू को समझने की जरूरत है। जब मैं कहता हूं मुसलमान पहले और पाकिस्तान बाद में, तो फलस्तीन के इशू पे वो स्टेट को पहली बात है मानता ही नहीं है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मानता ही नहीं है। तो जब भी आप अजमल कसाब जैसे लोग, अजमल कसाब जैसे तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे लोग पैदा होते हैं या डिफरेंट जिहादी पैदा होते हैं जो स्टेट को मानते ही नहीं है, जिसे स्टेट भी स्पॉन्सर करता है टेररिज्म के लिए, तो वो स्टेट की अथॉरिटी को नहीं मानते। जब स्टेट की अथॉरिटी को नहीं मानेंगे तो यू आर अ बनाना रिपब्लिक। अगर आप हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं तो आप कहेंगे हिंदू फर्स्ट,
मुस्लिम फर्स्ट, सिख फर्स्ट एंड देन हिंदुस्तानी, जैसे हमारे खालिस्तानी भाई कह रहे हैं। मतलब अब आप कितनी बेहुदा बात है कि खालिस्तान के बारे में आपको कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स ही नहीं पता, और आप कनाडा में बैठे हुए आप कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से अलग चाहिए चीजों पे, जस्ट बिकॉज कि ये आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का इरादा ही नहीं है। अच्छा, तो आप अगर कहेंगे कि आई एम हिंदू फर्स्ट, तो आप हिंदुस्तान को कमजोर करेंगे इंडिया में, जहां जो हिंदुओं को पनाह देता है। हिंदुस्तान की एक तारीख है कि जो भी मजलूम है उसे हिंदुस्तान ने पनाह दी है। जब यहाँ पे बोरी गुजरात में रहता है, बोरी जो थे जी आफ्टर प्रोसिक्यूशन दे केम टू गुजरात, राइट। इस्माइली यहाँ पे रहता है जो कि सर आगा खान के अंडर रहता है। बहुत सारी कौमें इंडिया में आबाद है। हिंदू यहाँ पे रहता है क्योंकि इंडिया स्ट्रांग है। अगर आप इंडिया को कमजोर करेंगे हिंदू राष्ट्र कह के, तो आप हिंदू को कमजोर करेंगे मेरे ख्याल से। और हिंदू टू मी इज अ वे ऑफ लाइफ भाई, इट्स नॉट इवन अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आप मेरा ये एक ओपिनियन है कि जो मैंने जो आपको पहले एक डेफिनेशन बताई, पाकिस्तानी कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, इस्लाम फर्स्ट एंड पाकिस्तान सेकंड। इसी तरह इसी ने तबाह कर दिया पाकिस्तान को। आप ये हिंदुस्तान के साथ ना होना देंगे, मेरी बहुत आपसे रिक्वेस्ट। जी, ज्यादातर लोगों से जब भी मैं बात करता हूं उनसे ये पूछता हूं कि अगर तुम्हें मुल्क या मजहब में से किसी एक को चुनना पड़े, हिंदुओं से बात करता हूं तो वो कहते हैं जी तो हम मुल्क को ही चुनेंगे। मुल्क पहले है, मजहब बाद में है। मुसलमानों के साथ में ये चीज उल्टी है, जैसा कि आपने निशानदेही की। शायद यही वजह है कि कभी वो खिलाफत के लिए यहाँ लड़ जाता है, कभी वो फलस्तीन के लिए, कभी इराक, कभी सीरिया, शाम के लिए यहाँ पे मुजाहरे हो रहे होते हैं। कभी रियाद के अंदर कोई सिनेमा हॉल खुलता है तो बम्बई की सड़कों पे मुसलमान निकल आता है एहतजाज। एक पॉइंट मैं आपको एक पॉइंट दूं, ये मतलब आप देखिए कि फनेटिज्म की इंतहा। सीरिया में जंग में 15 से 20 हजार पाकिस्तानी शिया लड़े असद की आर्मी की वजह तरफ से, और पाकिस्तान से जिहादी भी गए सीरिया में, और पाकिस्तानी एक जनरल भी वहां पे चले गए थे पागल होके, जो कि बाद में मारे गए, मुशर्रफ के साथी थे। तो वो दूसरी सुन्नी साइड से लड़े। तो हर किस्म का फनेटिक जो है वो यहाँ यहाँ पे क्यों पैदा हो रहा है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। अब स्टेट जितना भी करना चाहे, मैंने आपको बता दिया, यू नो, बी अफ्रेड, नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ फनेटिकल स्टेट, यू नो, बी अफ्रेड ऑफ अ फनेटिकल सोसाइटी। जब आप सोसाइटी में 80-90% लोग ये समझें कि 26/11, बल्कि 95% 26/11, मैं उस दिन ही देख रहा था कि वो इंडिया की ही कॉन्स्पिरेसी है, इंडिया ने ही मारा, और इतने डिनाइल में है कि 9/11 नहीं हुआ, हमारे यहाँ से ओसामा बिन लादेन नहीं पकड़ा गया, हम बहुत अच्छे हैं, 65 की वॉर में हम जीते, 71 की वॉर में बांग्लादेश गलत था, ऑल दीज थिंग्स। पाकिस्तान मतलब जो है पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पे बना, और उसके बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें, गौरी और गजनवी हमारे हीरो हैं। अगर आपकी ये सोच हो, कलेक्टिव सोच की बात करूं, एक दो लोगों की इंडिविजुअल की बात, इंडिविजुअल्स तो हम हैं मेरे ख्याल से, वी आर अबाउट 2% to 5% of the society, but 95% the society thinks what I'm saying, or what is the other perception जो आप खुद भी देखते होंगे। जी, आज के एपिसोड में एक दो मेरे जहन में और सवाल है पार्टीशन के मुतालिक ही। अली भाई, अगर हम एक मुल्क होते तो कितनी बड़ी सुपर पावर होते आज? ये सवाल मैंने बहुत अरविंद, आप भी बहुत सोचते होंगे और मैं भी सोचता हूँ। सबसे पहले कि याद रखिएगा कि आजाद ने कितना कहा था, मौलाना आजाद ने, कि पाकिस्तान बन जाएगा तो क्या हाल होगा आपका, और उनकी सल्यूट टू दैट गाय फॉर हिज प्रोफेसी। बट पॉइंट इज के ऑल दिस हैज, आई एम जस्ट सॉरी, सॉरी, जी, मैं एडिट कर दूंगा इसको, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम।
तो हाँ, तो वो बेसिकली जिस तरह से आजाद ने कहा, अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पूरा खित्ता होते, तो आप सबसे पहले तो हम डिफेंस पे इतना बड़ा खर्चा नहीं कर रहे होते। जो हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स किया, हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता। आज यूरोपियन शायद इंडिया में तो काम करने आ रहे हैं, लेकिन एक कलेक्टिव अभी भी देखिए ना, मैं उस दिन देख रहा था कि हिंदुस्तान की आबादी 1 करोड़ चाइना को सरपास कर गई। 1 अरब 40 लोग हो गए। तो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मिला के यू टॉकिंग अबाउट 1 billion and 90 crore people, right? Or 80 crore people. तो in terms of ह्यूमन कैपिटल तो ह्यूमन हम बड़े रेस का होते। हम तकरीबन 25% होते साहब। 25%, मैं तो कहता हूँ अभी भी हैं, बिकॉज वी आर वन। बट पॉइंट इज कि अगर हम एक ही ज्योग्राफी और एक ही झंडे के नीचे होते तो बहुत सारी चीजें बेहतर होती। यकीनन हम लड़ते, कम्युनल डिवाइड भी रहता, जिन्ना जैसे लीडर भी होते, गॉडसे जी जैसे लीडर भी होते। एक बैलेंस नहीं होता। लेट मी इंटरप्ट यू। ओके, एक बैलेंस नहीं होता। जैसे मैं, देखें जी, जिस खित्ते से आता हूं, पंजाब बेहद करीब है पाकिस्तान का मेरे, तो एक सोच जो वहां के मुस्लिम नौजवानों में एम्बेड की गई है प्रोपेगेंडा के थ्रू या जैसे भी, कि जी हिंदू बड़े कमजोर जो होंगे ने, ठीक है, और उनके उनके मुकाबले मुसलमान बड़ा ताकतवर होता है, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, जंग में आ जाए तो उसका ये हो जाए वो हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ 25 करोड़ के करीब मुसलमान हिंदुस्तान में है, कमोबेश इतना ही पाकिस्तान के अंदर है, 15 करोड़ के करीब बांग्लादेश के अंदर है, तो आप 65 करोड़ होते। 65 करोड़। उसके बाद फिर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर आपका एक बहुत बड़ा स्टेक होता पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली आप रेलेवेंट होते। इस तकसीम से जाती तौर पे मेरी राय है, हो सकता है गलत हो, आपकी अलग राय हो उस पे। मैं ये समझता हूं कि इस तकसीम से सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो तो मुसलमानों का हुआ है, कि वो 3 मुल्कों में तकसीम हो गए, उनकी पावर तकसीम हो गई। और वो बिल्कुल, आप देखें ना, पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो सियासी तौर पे ले लें, मुआशी तौर पे ले लें, इरेलीवेंट हो चुका है। क्वाइट सिमिलर इज द केस विद इंडिया, लेट मी एडमिट इट। इंडियन मुस्लिम्स बावजूद की बहुत बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, बहुत अच्छे जी उन्होंने जॉब्स भी की हैं अपने, देव बीन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जनरल्स हैं, आपकी तो अपनी फैमिली में से हैं जनरल शाह जिनकी आप बात कर रहे थे। उसके बावजूद भी अगर हम पूरी कम्युनिटी की बात करें तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 400 के करीब सीटें हैं, एक बीजेपी को वहां मुस्लिम नहीं मिला कैंडिडेट। तो मुझे ऐसा लगता है, बावजूद की 20% आबादी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सियासी तौर पर इरेलीवेंट हो गए हैं, मुआशी तौर पर भी हो गए हैं। तो मैंने जो बातें की हैं, इस पूरी थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने माजरत के साथ, हिंदुस्तान में हमारी फैमिली एक्सेप्शन है, बट मैं ये समझता हूँ कि एक तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो 30 to 40 years बिहाइंड रेस्ट ऑफ इंडिया है। यकीनन कुछ हो सकता है इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म फेस किया, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। तालीम हासिल करना उनकी जिम्मेदारी थी, औरतों की एम्पावरमेंट उनकी थी। ये जो मौलियों की सियासत के कब्जे में अभी भी है हिंदुस्तान के, स्पेशली रूरल एरियाज के मुसलमान, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया, तो वो अभी भी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान के तो आप छोड़ ही दीजिए कि पाकिस्तान में अब भी तकरीबन कोई 70 लाख बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, जो समझता है कि दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस वर्ल्ड बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड आफ्टरवर्ड। बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा, जो मेरे ख्याल से एक शाइनिंग एग्जांपल है, सिविल लिनन जिसे कहते हैं, वो ये है कि अपनी औरत को एम्पावर किया इन आफ्टर पार्टीशन स्पेशली। और आप उनकी जीडीपी और इकोनॉमी देखिए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों के मुसलमानों ने औरत को एम्पावर नहीं अभी तक नहीं किया। यू थिंक ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश की सारी गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो खवातीन के ही दम पर चल रही है। तो ये इससे क्या पता चलता है, आपने अपनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को एम्पावर ही नहीं किया। तो अगर आप लेट सपोज एक घर है जो कि एक मर्द 30,000 रुपए कमा रहा है, तो वही पूरा घर चला रहा है, और एक घर में अगर औरत और मर्द दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसके हालात बेहतर होंगे, उनके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, उनकी लाइफस्टाइल अच्छा होगा। तो वो जब भी गुर्बत की वजह ये है कि
औरत को आपने कुछ समझा ही नहीं। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है बाज वक्त जाहिल इंडियन ये जो पॉलिटिकल मुल्लास की जो बातें मैं सुनता हूँ, मैं पाकिस्तानी भी मेरे ख्याल से सर पकड़ते हैं, यार ये इतने पीछे बहुत सारी चीजों पे, तो वो अभी भी आई डोंट थिंक कि ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, ना कभी बढ़ सकते हैं, ये लोग यूज ही होंगे अभी भी। आपको ऐसा महसूस होता है? मैं ये समझता हूं कि आज भी इंडियन मुस्लिम्स के जो लीडरान हैं, उनकी जो सियासत है वो 1947 से पहले की जो सियासत हुआ करती थी, सेपरेटिज्म की, अलैदगी की, वी आर मुस्लिम्स बट वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, तो वो आज भी वही सियासत हो रही है। अब देखिए ना कितनी अजीब बात है, पार्टीशन हो गई, पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब एड्रेस करने का वक्त आया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, और उसमें इंडियन मुसलमानों की तरफ से चौधरी खलीकुज़्ज़मान भी थे। अब यस। बावजूद इसके कि वो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उनको जो है कांग्रेस ने मौका दिया कि आप उनके फोल्ड में आए और मुसलमानों की नुमाइंदगी करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने। पंडित नेहरू ने जब वो स्पीच दे के चौधरी साहब पोडियम से नीचे आए, उन्हें सीने से लगा लिया। लेकिन जब वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलना शुरू किया, तो मद्रास के मुस्लिम लीगी मोहम्मद इस्माइल साहब ने एक मोशन टेबल किया कि जी मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए हैं, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएं। इस पर चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब ने उनकी तायीद की और कहा हाँ ये तो मिलना चाहिए। तो सरदार पटेल ने कहा भाई आपकी तो पूरी तहरीक जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट से ही शुरू होकर सेपरेट मुल्क तक चली गई थी, आपको तो मुल्क दे दिया गया है, आप अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट में अटके पड़े हैं। तो अगर आप यहां खुश नहीं हैं तो पाकिस्तान जाने का रास्ता अभी भी आपके लिए खुला है। तो उसके बाद चौधरी साहब को रियलाइज हुआ कि वो कितने ज्यादा, ये देखें जी, एक ऐसी जमीन के ऊपर खड़े थे कि जो बिल्कुल भी ये कहें कि स्ट्रांग नहीं थी, उनकी आर्ग्यूमेंट में कोई वजन नहीं था। उन्होंने तय किया कि अब उनका पाकिस्तान चले जाना बेहतर है, क्योंकि कोई दलील बनती नहीं है जब आपकी, और कैसे कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर सकता है। आज भी जब मैं हमारे मुस्लिम जितने भी लीडरान हैं, बगैर किसी का नाम लिए, मैं उनको देखता हूं कि वो मुसलमान की इस्लाम के नाम पर ही सियासत करते हैं। मेन स्ट्रीम होना चाहिए सबको, सब जो है एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने कि जिसके अंदर मुसलमानों के लिए भी नए नए जो उनके जो मौके हैं वो उनके लिए खुलें। और देखें जी, बहुत लंबी इसमें गुफ्तगू की जा सकती है। आप हिंदुस्तान आए, एक दफा नहीं बहुत बार आए हैं, जहां तक मैंने आपको देखा है, सुना है, और मैंने पाकिस्तान देखा है। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि हमारे मुआशरे को आपने कैसे पाया, और क्या आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उससे आपने उसको थोड़ा सा अगर आपने मुख्तलिफ पाया हो, और फिर पाकिस्तान के हवाले से मैं कुछ बात कहूंगा, वहीं प्रोग्राम को खत्म करेंगे आज जी। देखिए, डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया ने एक तो वही बात जो हमने बांग्लादेश में की कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत काम किया। पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की हद तक तो आपको खातून नजर आती हैं बाजारों में, आप भी आविंद आए पाकिस्तान में, लेकिन आप जितना नॉर्थ जाते रहेंगे कराची से, आपको औरतें गायब होना शुरू हो जाएंगी, और आप केपीके में पहुंचेंगे तो बाजार में आपको नजर ही नहीं आएंगी। हाफ ऑफ अ पॉपुलेशन, प्रॉब्ली मोर देन दैट, और मतलब वो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में है ही नहीं। ऑल्दो वी हैड अ प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, बट ये तो इलीट हो गए ना, मगर आपका रूरल एरियाज में औरत है ही नहीं। मतलब रूरल एरियाज में पंजाब में खेतों में तो काम करती है, लेकिन आप केपीके तक चले जाएं या बलूचिस्तान में, औरत का रोल है ही नहीं सोसाइटी। तो जो मैंने हिंदुस्तान में देखा, अर्बन रूरल एरियाज में भी वुमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड। तालीम, एक तालीम का शौक जितना हिंदुस्तान में, और एक बहुत ही अच्छा मेरिट का निजाम बनता जा रहा है कि मैं देखता हूं कि एक ठेले वाले का बच्चा भी आईपीएस पास करके डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर लग सकता है। एक उम्मीद पैदा की है तालीम ने, एक अच्छी तालीम ने, कि किस तरह के मैं अपनी क्लास चेंज कर सकता हूं तालीम हासिल करने के लिए। तो उसने जो आपका जो गरीब तबका है उसमें उसे गुर्बत से निकालने के लिए तालीम एक रास्ता वो चूज कर रही है। तीसरी बात, आर्ट एंड कल्चर।
पाकिस्तान में मायूब समझा जाता है जो आर्ट एंड कल्चर है, और जिसने ही इंडिया को सॉफ्ट पावर, शायद आज इंडियंस का आपको याद होगा स्नेक चार्मर्स कहते थे, पुराने कार्टून्स में दिखाते थे, या हाथी दिखाते थे। अब आप देखिए इंडिया का इमेज, इंडिया इमेज इज हिंदी और बॉलीवुड कहना नहीं चाहिए, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म आर्ट्स की वजह से इंडिया जाना जाता है। तो आर्ट्स और कल्चर का इंडिया, क्योंकि वहाँ चाहे डांस हो चाहे सिंगिंग हो, दैट्स पार्ट ऑफ द एजुकेशन। पाकिस्तान में तो सोचते भी नहीं है। जब भी मैं कहता हूँ दिल सख्त भी होते हैं, आर्ट्स एंड म्यूजिक और ऐसी चीजें। अच्छा, और याद रखिएगा, इट इज द अगले 20, 40, 50 इयर्स में एआई आ रहा है जो जॉब्स लेगा। व्हाट वुड डिस्टिंग्विश आ चुका है अली भाई, आ चुका है, आ चुका है, चैट जीपीटी हो या कोई भी तो मसला क्या है, व्हाट वुड डिस्टिंग्विश मी फ्रॉम अदर पर्सन, क्योंकि स्किल सेट्स मेरे और उसके बराबर होंगे, दैट वुड बी ओनली क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी जब तक आप में नहीं होगी अरविंद, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे किसी भी काम के लिए, स्पेशली इन द न्यू वर्ल्ड। तो इंडिया में आर्ट्स एंड कल्चर और जो प्रमोशन है इसका, और जो घर घर में बसा हुआ है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, तो ये जो पेट्रनेज ऑफ आर्ट है, इसने एक अच्छी, मतलब एक हसासियत क्रिएट की है, एक इंसान को इंसान बनाया है, रिलैक्स किया है, और उसकी वजह से उनकी तालीम में बड़ा फायदा किया है, मैं ये समझता हूँ। पाकिस्तान में वो है ही नहीं। ये तो 3 बातें हो गई। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ। आई हैव नॉट सीन गन्स विद नॉर्मल पीपल इन इंडिया, राइट। पाकिस्तान में तो एक गन कल्चर है। यू गो ऑन, तो आप यहाँ प्राइवेट मलेशियाज देखेंगे, अमीर आदमी ने अपने गार्ड्स रखे हुए जो AK-47 के साथ खड़े। तो माशरे में गन कल्चर का प्रमोशन, मतलब वो एक उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होता है। तो वहां पे मैंने देखा है, होंगे रूरल एरियाज में लोगों के पास गन, भाई वो कट्टे वगैरह यूपी में चलते हैं, हम जानते हैं, इंडियन ज्यादा जानते हैं। रूरल एरियाज में तो आप कहीं भी चले जाएं, बट अर्बन एरियाज और वैसे भी स्टेट सबसे बड़ा बदमाश है इंडिया में। डिप्टी कमिश्नर ही एरिया का बादशाह है जो कंट्रोल कर रहा है, ना कि एक वडेरा या जागीरदार। तो स्टेट की अथॉरिटी इज अनक्वेश्चनेबल, राइट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, राइट। तो फिफ्थ, मल्टी कल्चरल। इंडिया में जो मल्टी कल्चरलिज्म मैंने देखी कि भाई मस्जिद बराबर में अजान हो रही है, फिर मंदिर की घंटियां हैं, और फिर सिख का गुरुद्वारा है, और सारे काम चल रहे हैं। मेरा जैन से बड़ा इंटरेक्शन रहा, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त जैन हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा खाना खिलाते हैं। तो खाने जो इंडिया में है, अगर मैं बात बताऊं, अगर मैं वेजिटेरियन, मैं बहुत जल्दी बन भी जाऊंगा, मुझे इतना सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मैं वेजिटेरियन कहीं मुझे अच्छा खाना लगता है तो इंडिया में, इज द टेस्टीएस्ट वेजिटेरियन फूड इन द वर्ल्ड। तो ये 5 चीजें जो मैंने देखी है, मैं सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, जियोपॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहा। जी, हम उसी के ऊपर ही बात करते हैं। अच्छा, किसी मस्जिद में जाना हुआ, उसकी आखिरी सफों में खड़े होकर नमाज पढ़ने में डर लगा? मैं नमाज पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं मस्जिद गया, मैंने देखा। तो एक चीज मैंने कॉमन देखी पाकिस्तान और इंडिया की मस्जिदों में, कि बाथरूम बहुत गंदे थे, और दूसरी चीज सफाई का कोई इंतजाम नहीं था मस्जिदों में, मंदिर बहुत साफ थे। भिखारी खैर वहां भी बहुत ज्यादा मंदिरों के बाहर थे, और यहाँ भी थे। लेकिन हमारी मस्जिद के बाहर, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, हमारी मस्जिद के बाहर आपको कोई गन लेके सिक्योरिटी एहलकार नहीं दिखाई देंगे। नहीं, कभी भी कोई चेकिंग नहीं हुई, किसी से नहीं पूछा गया आपका मजहब क्या है। और यहाँ पे मैं आपको एक बताऊं, हमारे पास एक प्यून था, तो वो शिया लड़का था, उसका नाम था माजिद हुसैन। वो उसके बाद एक बार कॉल आई कि सर मैं पकड़ा गया हूँ। मैंने कहा कहाँ पकड़े हो? कहने का मैं सुन्नियों की मस्जिद में, गुलिस्तान जौहर है कोई एक्सट्रीमिस्ट, वहां पे मैं मस्जिद मुझे करीब मिली, तो मैंने शियाओं की नमाज शुरू कर दी। तो वो उन लोगों ने पकड़ लिया, क्या हमारी नमाज पे कैसे पढ़ रहे हो?
मैंने यहाँ पे 3 मस्जिदों में देखा है, लिखा हुआ है बरेलियों ने कि देवबंदियों की ये मस्जिद सिर्फ देवबंदियों, यहाँ पे कब्रिस्तानों पे लिखा हुआ है कि भाई ये कब्रिस्तान अहले दशी का है, ये कब्रिस्तान सुन्नी बरेलवी का है या देवबंदी का है। अगर ये मुसलमान रियासत है तो दुनिया की सबसे खराब मुसलमान रियासत है। इतना डिविजन इन सोसाइटी और पोलराइजेशन है कि वो सोचा वो बाय द वे इंडिया में भी इतना ही है इन टर्म्स ऑफ लेकिन वो उतना इजहार नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान में करने की आजादी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया में, मैंने भाई पुलिस नहीं देखी कि मंदिरों में जाके चेक कर रही है या मस्जिदों में कोई अंदर घुस रहा है तो चेक कर रही है कि भाई आपने कोई सुसाइड बॉम्ब वैसे पहनी हुई है। मैंने कराची में क्लिफ्टन पर देखा, जुम्मे के दिन एक मस्जिद के बाहर रेंजर्स की कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी और वो बंदूकें लेके तैनात थे वहां पे। और मैंने अपने फिर शाम को महफिल में कुछ दोस्तों से बात हुई तो मैंने कहा यार ये तो इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, मस्जिद तो एक वाहिद जगह है, कम से कम वहां तो आपको सेफ महसूस करना चाहिए। वहां पे फौजी क्यों लगा रखे हैं, वहां पे ये रेंजर्स क्यों डिप्लॉयड हैं? एंड ट्रस्ट मी, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने ये भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मस्जिद में हमने सुना है कि नमाज नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ सकते हैं और आखिरी सफों में खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, विदाउट दिस फियर कि अगर आप आखिरी सफों में खड़े होकर, जो लोग पाकिस्तान के अंदर लोगों को डर लगता है कि कहीं कहीं कोई खुदकुश हमलावर पीछे से आके और अपने आप को फाड़ ना दे, मैंने कहा आखिरी सफों में भी खड़े होकर पढ़ सकते हैं, ये डर भी नहीं है। मैंने पाकिस्तान को देखें जी, एक जो स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान वैसा भी नहीं है जैसा हमें बताया गया है। वहां पे भी आपको हमारे जैसे हम ख्याल लोग मिलेंगे, उन्हीं में से एक हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत नौजवानों से बात करने का मौका मिला, मैं उनकी सोच सुन के बड़ी हैरानी हुई। उनकी भी वही ख्वाहिशात हैं अपने अपने और अपनी फैमिली के मुस्तकबिल को लेके, जो कि हमारी किसी की हो सकती हैं। वहाँ की माएँ भी अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब देखती हैं जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती हैं। तो वो भी चाहती है मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब हो, उसका अपना अच्छा कोई बिजनेस हो, उसकी शादी हो, घर बसे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की माँ ये चाहती है कि कब बेटे की तालीम खत्म हो और कब वो जिहाद पर निकल जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा खलीज है 76 सालों का, और इसको भरने का एक ही वाहिद तरीका है कि ये जो सोशल मीडिया की एज में हम एक दूसरे से बात करें। एक तरफ शोर शराबा है मेन स्ट्रीम मीडिया का, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी है, और उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि हम हर रोज एक दूसरे को मार कर ही सोते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि सुबह होती है और हम देखते हैं कि यार पाकिस्तान भी वहीं मौजूद है और इंडिया भी वहीं मौजूद है, और यही सच्चाई है और यही मौजूद रहेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि मालिक कायनात पाकिस्तान को भाग लगाए। जो भी वजूहात रहीं, जो कुछ भी हुआ, इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आज पाकिस्तान को एक हक बनता है कि एक नॉर्मल नेशन स्टेट की तरह वो हमारे बॉर्डर पे एग्जिस्ट करे, और किसी को भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान की तरफ किसी को इस तरह से इसी इसी नजर से नहीं देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी देखने की जरूरत नहीं है। कुछ तब्दीलियां हैं जो हमें भी करने की जरूरत है हमारी सोच के अंदर, और पाकिस्तान को भी करने की जरूरत है। अगले कुछ एपिसोड्स में बात करेंगे कि हमारे ताल्लुकात आखिर ऐसे तो नहीं होने थे कि जैसे आज हम देख रहे हैं। क्या वो वजूहात रहीं जिनके चलते हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते चले गए, बावजूद इसके कि हम एक ही जबान बोलते हैं, एक ही खाना पीना है, एक ही किस्म की मौसीकी है, भंगड़े भी एक ही किस्म के डालते हैं। आप किसी भी एतबार से देखेंगे तो एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी एक दूसरे के बेहद करीब आपको दिखाई देंगे। अली साहब, आखिरी सवाल है आपसे। मैंने जब यूएई देखा और खुसूसन दुबई देखा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि आज से 100 साल बाद अगर ये खित्ता जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान है,
अलग अलग मजाहिब के मानने वाले लोग हैं। अगर हमने तरक्की का कोई इस तरह का कोई एजेंडा हमने अपनाया, तो वो काम जो हम इंडियंस और पाकिस्तानी दुबई में जाके कर रहे हैं, अगर वही एटीट्यूड हमारा बैक होम हो, तो हमें दुबई जाने की जरूरत नहीं होगी। वो सोसाइटीज जो मल्टी रिलीजियस हैं, मल्टी कल्चरलिज्म है जिनके अंदर, जहां पे एक डाइवर्सिटी है, वो सोसाइटीज थ्राइव करती हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान को भी थ्राइव करने के लिए एक दूसरे को स्पेस देनी होगी, एक दूसरे के जो भी अकीदे हैं उनको स्पेस देनी होगी। दुबई में आपका वक्त बहुत ज्यादा आप जो है बिताते हैं, और पाकिस्तान और दुबई के बीच में ही आप चक्कर लगाते रहते हैं ज्यादातर। कैसे देखते हैं इंडियंस और पाकिस्तानीज को दुबई में आपस में रहते हुए, और हमारे लिए क्या आपका पैगाम है आखिरी? थैंक यू अमित। बेसिकली दुबई इज अ मेरे ख्याल से एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड। दुबई में यूएई गवर्नमेंट हैज द फर्स्ट मिनिस्ट्री फॉर टॉलरेंस, वाह। राइट? और इंटरफेथ के लिए दे हैव अ मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर इट। सो दुबई जो सोच रहा है, वो सोच रहा है फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स। इन्होंने एक डिसाइड किया है कि चाहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। दुबई वो जगह है जहां आपको याद होगा कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल के बेटे और पाकिस्तानी एक बिजनेसमैन दोनों साथ काम कर रहे हैं, सही ना? एक साथ कंपनी फॉर्म की हुई, राइट? तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे ट्रस्ट है। उन्हें पता है यहाँ दो नंबरी नहीं होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे, वो नहीं करोगे, इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जैसे अडवाणी साहब जब पाकिस्तान आए, उनका नजरिया एक बिल्कुल ही डिफरेंट था, और उनका एक जाहिर बात है वो हैदराबाद के थे, कराची में, मिलके उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, राइट? बहुत सारे चीजें मिलने से आपका आप चेंज हो जाते हो। जाहिर बात है वो यू कैन हेट अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट यू कैन नॉट हेट अ पाकिस्तानी, और यू कैन हेट यू डोंट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट यू कैन नॉट हेट एन इंडियन। एक्सट्रीम अप्रोच नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत चीजें अच्छी भी हो रही हैं। मतलब पाकिस्तान में एक दो चीजें, 2 बार हिंदुओं के टेम्पल्स पे हमले हुए, उन लोगों को गवर्नमेंट ने सबक सिखा दिया है कि वो जिंदगी में अब वो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा यहाँ पे वी हैव लर्न्ड अ लेसन हार्ड वे। हमारी पिटाई हुई है तो हम सीखे हैं बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारे चेंजेस फॉर द बेटरमेंट। आई थिंक पाकिस्तान वुड प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 25-30 इयर्स। हमारी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आई है मुशर्रफ के बाद। बहुत ज्यादा टॉलरेंस पैदा हुई है। ऑब्वियसली एक दिन में कहेंगे कि आप बिल्कुल चेंज हो जाए, तो इट टेक्स अबाउट 25-30 इयर्स फॉर एनी पॉलिसी पेपर टू बी इम्प्लीमेंटेड। कमिंग बैक टू दुबई, दुबई में तो भाई मैं आपको बताऊं, दिवाली हमारे घर में बनती है। अभी दिवाली आई थी तो हमारे घर से कोई 200-250 लोगों का खाना बन के गया लोगों के घर। और जब मैंने ये शुरू किया था आज से 6 साल पहले, आरविंद, मैंने दिवाली पे लोगों के घर छोटी सी बिरयानी भेजनी शुरू की। और मेरे पास कॉल आई कि यार पहली बार किसी पाकिस्तानी ने हमें कुछ यहाँ पे भेजा है। यार एक बिरयानी कितने की होगी? 10 धर्म 15 धर्म की होगी, मतलब मगर उसकी जो वैल्यू है वो करोड़ों धर्म की है। जो सेंटिमेंट है। एक हमारे घर के करीब बेचारे बुजुर्ग साउथ इंडियन रहते हैं, साउथ इंडियन ब्राह्मण, वो हम लोग बुलाते थे यार, वो हमारे घर पे खाना नहीं खाते थे, मैं देखता था। एकदम से आए वो, और 1-2 बार मैंने उनकी हेल्प की किसी चीज पे, लिफ्ट में, और 1-2 बार मैंने उन्हें क्या, they started eating at a house, they make food and they've never ate from a Muslim hand, these people, purest of the Brahmins. मतलब मैं उन्हें बाबा मामा बोलता हूँ, मतलब इतने करीब है। तो वहां पे क्योंकि आपकी क्लोज करीब करीब रहते हैं, देखते हैं, तो वो पहचानते हैं कि जाहिर बात है मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा एक पठान से। पाकिस्तान में उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, और चीजें मैं रिलेट कर पाऊंगा समबडी फ्रॉम यूपी, पंजाब, सीपी, बिहार, उनका खाना एक है, कल्चर एक है। जैसे आप साउथ इंडियन से इतना रिलेट नहीं कर पाओगे जितना मुझसे कर पाओगे यार। हम दोनों एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं। तो हाँ, कॉमनैलिटी इज नेशनैलिटी, बट सोशल स्किल्स, कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो हमारी आदतें हैं वो तो सेम है।
तो दुबई ने हम सबको साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि हम सब बराबर बराबर रहते हैं, मजबूरी है। अरबी तो सब बोल नहीं सकते, तो हिंदी और उर्दू में गुजारा करते हैं। और तो मैं अगर बैठा हूँ, आई बी मोर कंफर्टेबल सिटिंग विद अ सिख और समबडी फ्रॉम यूपी देन एनी, चाहे गोरा हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, मैं तो उसके साथ बैठ के खाऊंगा। कितने दोस्त हैं इंडिया में जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट क्या खाते हैं। वहाँ एक है पाक लियारी के नाम से, आप आएंगे तो आपको उसकी बिरयानी खिलाएंगे कराची में, दुबई की। उसके सबसे ज्यादा कस्टमर इंडियन है, 80-90%। तो वो मतलब और मतलब तो ऐसी ही बहुत सारे, तो जब आप जाते हैं, जब आप, और अच्छा कारोबार आप जैसे ही खोलेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए एक चीज दुबई ने बहुत अच्छी की, इसराइल के साथ ताल्लुकात पैदा किया। आई एम बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ हाउ वी शुड हैव रिलेशनशिप विद इसराइल। अब मेरी बात होती है, उनका कहना ये है कि भाई अगर आपको कोई माँ बहन की गाली देता है और आपका दुश्मन है, वो है, उसकी रियलिटी को आप डिनाई नहीं। जब उसके साथ ट्रेड लिंक खोलते हो और उसके साथ बैठना शुरू करते हो, तो उसकी इंटेंसिटी, जो माँ बहन की गाली है, वो शायद डाउनग्रेड होके उल्लू के पट्टे तक आ जाती है। क्योंकि आप जब चाय पीते हैं किसी के साथ, तो यू क्रिएट दैट रिलेशनशिप। तो इसी तरह यूएई ने रिलेशनशिप बनाया इसराइल के साथ। अब एटलीस्ट अगर गाजा का मसला हो रहा है, तो इसराइल डिप्लोमेटिक चैनल्स तो ऑन है, उन्हें कह सकता है कि अपनी इंटेंसिटी कम करो। Israelis have now a stake in UAE. तो ट्रेड रिलेशंस आर सो इम्पोर्टेंट। ऐसी चाइना और इंडिया में ट्रेड नहीं हो रही क्या? चाइना और अमेरिका में ट्रेड नहीं हो रही? हम क्यों अपनी ट्रेड बंद किए हुए? और ये, if you remember, India has given Pakistan most favored nation for the longest of time status. ये हमारे यहाँ के कुछ बिजनेसमैन हैं जो इंडिया को खोलने नहीं देते। और आपको पता है पाकिस्तान में एक ऑल्टो गाड़ी जो है वो 30 लाख रुपए की है, वही सेम ऑल्टो गाड़ी 3 लाख रुपए की इंडिया में है, 2.5 लाख रुपए की, और आप उसे इंडियन रुपीज में लगा लें तो 8 लाख रुपए की बनती है। पाकिस्तान में आप 9 लाख रुपए की लगा लें, वो गाड़ी पाकिस्तानी को बेच रहे हैं 30 लाख रुपए की। एक ही मोटर बाइक है होंडा CD70 जो पूरा पाकिस्तान लेके घूम रहा है, एक ही ऑप्शन है। हाँ नहीं, अपनी अब अरविंद, दे हैव मेड अ लिबरलाइज ऑटो पॉलिसी, और पाकिस्तान में अब कोई 25-30 का ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉट ऑफ चेंज। बट पॉइंट इज कि दे आर, इतनी छोटी मार्केट है कि वॉल्यूम्स नहीं आ पा रहे, तो वो कोई 20-30 हजार ही बेच पा रहे हैं महीने की, जो इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। तो अब जब इंडिया खुलेगा तो कितना फायदा होगा पाकिस्तानियों को इंडिया में। सिर्फ मैं बताऊं, अगर इंडिया खुलने से, मैंने स्टडीड पॉलिसी ऑन टूरिज्म, सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म इंडिया जो है इंडिया की, एक आपको पता होगा बलूचिस्तान में मोदी साहब को आके भी रहना था, वो हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे, आई नो द होल स्टोरी एंड एग्रीमेंट। तो लाहौर राम के बच्चों से बना, नाम ही वो कहते हैं, और जी जी जी। तो जो रिलीजियस टूरिज्म इन पाकिस्तान, अगर इंडिया आप खोलते हैं तो $5 बिलियन का इम्पैक्ट है सिर्फ इकोनॉमी में पाकिस्तान की। अगर हम सिर्फ एक ट्रेड रूट दे देते हैं, आपको पता है नवाज शरीफ बिल्ड द मोटरवेज, जिसमें आपने ट्रेवल किया, ब्यूटीफुल मोटरवेज इन 90s, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ठीक ठाक है। तो द होल आइडिया वाज कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, मोटरवे यूज करेगा इंडियन ट्रकर, जो पंजाब से एंटर होगा और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तक जाएगा, राइट। अब सिर्फ हम उसका अगर रेवेन्यू लगाएं इन टर्म्स ऑफ, तो पाकिस्तान को नॉट बिलियन। ईरान इंडिया पाइपलाइन, जो इतना इंडिया पेट्रोल लाता है, ईरान से सस्ता पेट्रोल थ्रू पाकिस्तान लेगा, पाकिस्तान को ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से चंद लोग हैं जो पागल हो गए हैं, जो ये चाहते हैं कि इंडिया बंद रहे, जो आज के लिए मेरे ख्याल से उन लोगों पर बात ना करें तो बेहतर होगा। एक मुस्बत पैगाम आपने। मेरा लास्ट मैसेज यही है टू एवरी इंडियंस के पढ़ें, बी एन ओपन, पढ़ें, टॉलरेट करें ऐसी पाकिस्तानियों को हैं, और एक दूसरे से बात करें, सोशल मीडिया में मतलब ऐड करें, लोगों से एंगेज करें। जितनी आपकी एंगेजमेंट होगी उतना आपका नजरिया चेंज होगा। थैंक यू। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वाकई में जो मोटरवे नवाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, आपका M2 मोटरवे है जो शायद इस्लामाबाद से लाहौर, मैंने जी उस पर सफ़र किया,
और इतना मैं इम्प्रेस हुआ कि अपने जज़्बात कंट्रोल ना कर सका। मैंने तारीफ़ में कोई 2 मिनट कुछ बातें कह दी। यू वोंट बिलीव पाकिस्तान के अंदर जब वो मेरा वीडियो रिलीज़ हुआ तो वो टॉप 3 जो ट्रेंडिंग चीज़ें थी उनमें से आपका भाई भी था। अपने इन्हीं ख़यालात की वजह से। जिसमें आपके फेडरल मिनिस्टर्स ने भी उसे बड़ा रीट्वीट किया एंड ऑल। अच्छा, बात ये है कि यहाँ से गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएँगे अगले एपिसोड में। कुछ तल्खियाँ भी होंगी, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो कि आई एम श्योर हमारे बहुत से व्यूअर्स इंडिया से जानना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के भी शिकवे-शिकायत होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि एक जी इंटरैक्टिव सेशन हो, आपके भी कोई ज़हन में सवाल हो तो आप भी पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। तो आज गुफ्तगू को यहीं लगाम देते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अली भाई। इस बात को हम आगे बढ़ाएँगे अगले एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।